वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब किसी भी आर्टिकल के अंदर ये एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली नहीं किया गया है। ये कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया गया है। हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर होता है, पर अमेंडिंग पावर ऑफ दिस पार्लियामेंट के अंदर वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कोर आइडेंटिटी, फंडामेंटल प्रिंसिपल या स्ट्रक्चर पिलर्स जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन अपना फाउंडेशन लाई करता है, उसको चेंज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक घर है। एक घर को आप पेंट कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो रूम्स को, उसके विंडोज़ को, बट आप उसके स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, उसके पिलर के साथ आप कुछ भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकते हो जिसकी वजह से पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर आप उसके साथ अमेंडमेंट कर देते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोलैप्स कर जाएगा। आइए हम लोग ये देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार मतलब कहाँ पे उसका इंडिया में आया था ये। तो 1965 में एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक जर्मन स्कॉलर आते हैं और उनका नाम था प्रोफेसर डाइटर कोनार्ड। तो डाइटर कोनार्ड एक स्पीच देते हैं कि वो बताते हैं कि उनके जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या किया गया पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न डाले गए जो कि जर्मनी को दोबारा फ्यूचर में कभी भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट या डिक्टेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनने से रोका जा सके। ऐसा क्या बेसिक अनअल्टरेबल कोर प्रिंसिपल्स था। ये प्रिंसिपल्स के बारे में ही जो प्रोफेसर डाइटर कोनार्ड थे, उन्होंने अपने SBHU के लेक्चर में बताया था। और ये जो लेक्चर था हमारे जो जजेस हैं और लॉयर्स हैं उसको काफ़ी इंस्पायर्ड करती है। ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का हम लोग अगर देखते हैं तो बेसिकली कहाँ से ये ओरिजिन होता है, किस केस में फॉर्मली ओरिजिन होता है। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इसको ऑफिशियली इवॉल्व किया जाता है। इस केस में कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का पावर है, पर वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। मीन्स आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का पावर है, पर ये जो अमेंडमेंट का पावर है उससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा प्रिंसिपल होता है, एक ऐसा अनचेंजेबल कोर होता है कि अगर आप उसको चेंज कर देते हो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप ही बदल जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में नहीं रह पाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दिया है कि ये सारे चीज़ ही बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे चीज़ आते हैं और वो अलग अलग केस के द्वारा इवॉल्व किया गया है, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इवॉल्व किया गया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुप्रीमे उसमें अगर कुछ हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। यहाँ पे ना कोई राजा, ना कोई रानी, ना कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई लेजिस्लेचर, ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम है। यहाँ पे सुप्रीम अपने आप में जो है वो सुप्रीम है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी गवर्नमेंट है, जितनी भी पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही रह के काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। दूसरा
दूसरा फीचर देख लेते हैं हम लोग, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ मीन्स यहाँ पे किसी भी किंग या क्वीन का रूल नहीं होगा, यहाँ पे लॉ का रूल होगा और हर कोई लॉ के ही अधीन होगा और लॉ सबके ऊपर होगा। एक एक लीगल मैगजीम है ना, हाउ एवर हाई यू आर लॉ इज हायर देन यू। मीन्स यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, हर चीज़ को रूल रूल के तहत मैनेज किया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हम लोग का किस आर्टिकल में दिया हुआ है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम लोग का दिया हुआ है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। उसमें क्या है कि कोर्ट कोर्ट किसी भी जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है या गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या कॉन्स्टिट्यूशनल के किसी बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर दे तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ जो पावर दिया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर किसके द्वारा दिया गया था? सेपरेशन ऑफ पावर जो दिया गया था वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। उसमें वो बताता है कि जो गवर्नमेंट के तीनों विंग्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर होगा। मीन्स हर एक फील्ड में कोई एक दूसरे का फील्ड को इंक्रोच नहीं करेगा और कोई किसी के फील्ड में इंटरफेरेंस भी नहीं करेगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पे रूल ऑफ द पीपल होगा। यहाँ पे किसी भी डिक्टेटर का गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पे पीपल का गवर्नमेंट होगा। पीपल खुद को अपने चुने हुए लोगों के द्वारा खुद को गवर्न करेगी, ना कोई किंग होगा, ना क्वीन होगा, ना कोई डिक्टेटर होगा। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वो होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो कि आपका इलेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी जो हेड है प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। जबकि ब्रिटेन में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे किंग और क्वीन जो है वो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट है, वो कि हेरिडिटरी है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जो होता है, फेडरलिज्म इसमें क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं सेंटर और प्रोविंस में। सेंटर और प्रोविंस में हम लोग यहाँ समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स होती है वो डिवाइडेड होती है। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे सारा स्टेट अपने सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो डेमोक्रेसी है वो फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू ही सरवाइव कर सकती है। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगी। फ्री और फेयर इलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। हम लोग नोट डाउन भी कर लेते हैं इसको। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, वो ना ही किसी लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट के दबाव में आएगी, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट कहाँ है? हमारे पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 3 में फंडामेंटल ऐसे राइट हैं जिसको वायलेशन होने पे एज अ मैटर ऑफ राइट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड सिमिलर प्रोविजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 226। मीन्स अमेंडमेंट जो होगा उसमें फंडामेंटल राइट को आप एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 19, 21 जिसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट इसको एब्रोगेट नहीं कर सकती। ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया का कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर सेसीड नहीं कर सकता है। मीन्स एक जो स्टेट है वो इंडियन यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट,
इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के मोस्टली दो प्रकार देखे जाते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में इंग्लैंड में बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, जो मीन्स जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो नॉमिनल होता है। फॉर एग्जांपल जो हेड है यहाँ का प्रेसिडेंट, वो नॉमिनल हेड है, जबकि रियल पावर लाई करता है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर में। वेर एज इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ही रियल पावर होता है। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसमें भी एक लीडिंग केस है, मिनर्वा मिल्स का केस है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स इसमें यह है कि फंडामेंटल राइट को और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, जबकि दोनों के बीच में एक बैलेंस है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से इवॉल्व हुआ है और कैसे आया है, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये शुरू से था या फिर इसको बाद में इवॉल्व किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन स्पिरिट था, पर इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन केशवानंद भारती के केस में किया गया था, और इसमें कोर्ट ने बताया क्या क्या फ्यूचर जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरलिज्म है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, सेकुलरिज्म है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब लिस्ट एक एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब एज फॉर एग्जांपल टू नेम अ फ्यू मीन्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अलग अलग टाइम पे कोर्ट के द्वारा प्रोपाउंड किए जाते हैं अलग अलग केस में। तो हम लोग अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट सेकंड हम लोग पार्ट सेकंड में देखेंगे, और ये हम लोग का बस एक इंट्रो टाइप का था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।